स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है पॉलिटी से जुड़ी हुई। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपने अनुमान लगा लिया। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, शिवसेना का सिंबल है, शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे और स्प्लिंटर ग्रुप जो है एकनाथ शिंदे, उनकी पिक्चर पड़ी हुई है यहाँ पे। तो आज हमारी डिस्कशन शिवसेना और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष और बाण, उसके बारे में चर्चा चलने वाली, क्योंकि रिसेंट टाइम में कुछ डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो नए चुनाव चिन्ह दिए हैं ग्रुप्स को। एक ग्रुप है उद्धव ठाकरे का ग्रुप, उन्हें मिला है मशाल, राइट, जलती हुई मशाल। और एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना का, उन्हें मिला है ये तलवार और ढाल का चिन्ह। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ। देखिए, आई एम क्वाइट श्योर कि आप पिछले 5-6 महीनों से महाराष्ट्र का पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल ड्रामा फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। अभी फिलहाल तो सरकार है बीजेपी की और एकनाथ शिंदे का जो गुट है उस शिवसेना की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, जहां पे शिवसेना, मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उनके साथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है, तीनों ने गठबंधन में सरकार बनाई थी। लेकिन आप जानते हैं कि शिवसेना से एक स्प्लिंटर ग्रुप निकला। बहुत सारे एमएलएस एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और हम लोगों ने देखा वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ऑल्सो। असम में, गुवाहाटी में सारे एमएलएस को वहां पे हाउस किया गया। उसके बाद इवेंचुअली शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ और मेजॉरिटी पाने के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो गुट है उन्होंने सरकार बनाई। ये सब हम लोगों ने देखा। लेकिन रीसेंट टाइम्स में एक और डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या कि अभी दो गुट बन चुके हैं शिवसेना में। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट। और यहां पे कौन पॉलिटिकल उत्तराधिकारी बनेगा? बाला साहेब ठाकरे का। बाला साहेब ठाकरे ने सरकार पार्टी बनाई शिवसेना। अब उस शिवसेना का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? ये चुनाव चिन्ह शिवसेना पार्टी किसे मिलेगी? इसके लिए एक पिटीशन दायर की गई भाई एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि शिवसेना, रियल शिवसेना हम हैं और हमें ये चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। इस तरह की एक अर्जी थी, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन एक इंटरिम ऑर्डर आया और उस इंटरिम ऑर्डर के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर चुनाव चिन्ह को, जो ये चुनाव चिन्ह है बो एंड एरो का, ओरिजिनल शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है सिंबल, उसको फ्रीज कर दिया। और अभी अंधेरी में बाई इलेक्शन होने वाला है। मुंबई की कॉर्पोरेशन की इलेक्शन हो रही है। अंधेरी में बाई इलेक्शन के लिए उद्धव ठाकरे का जो गुट है उन्हें चुनाव चिन्ह दिया गया है जलती हुई मशाल, और एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना का, उन्हें ये ढाल और तलवार का ये चुनाव चिन्ह दिया गया। तो आने वाले अंधेरी के बाई इलेक्शन में ये चुनाव चिन्ह होगा। अब आपको ध्यान रखना, ये फाइनल नहीं है, अभी भी फाइनल ऑर्डर आने वाला है। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट है। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों किया। वाई डिड दे फ्रीज द बेसिक सिंबल? जो सिंबल था शिवसेना का बो एंड एरो का, धनुष बाण का, उसे फ्रीज किया। नए सिंबल दिए, इंटरिम यानी कि टेम्पररी सिंबल्स दिए दोनों गुटों को। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले भी कर चुका है? आगे क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, स्प्लिंटर ग्रुप निकला है, तो किस तरह से डिसीजन होता है? क्या इतिहास में भी हम लोगों ने कुछ इस तरह के केसेस देखे हैं? इसके ऊपर हमारी चर्चा चलने वाली है। देखिए, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, उनके ऑर्डर्स के बारे में, साथ ही साथ स्टेट पार्टी के बारे में, रिकग्निशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा मेंस के दृष्टिकोण से अब यही सवाल है, हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द केसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स और पॉलिटिकल पार्टी सिंबल्स टू स्प्लिंटर ग्रुप्स और राइवल फैक्शंस। ये इस तरह का सवाल बन सकता है। प्रोसीजर क्या है, इससे जुड़ी हुई सारी निटिग्रिटीज हम लोग जानेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो लास्ट बैच है स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, इट इज बिगिनिंग फ्रॉम 18 अक्टूबर, यानी कि कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए। फ्रॉम 18 अक्टूबर क्लासेस आर स्टार्टिंग। ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी, काफी अफोर्डेबल कोर्स है। 18,999 में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी पैकेज, जहां पे 900 घंटों से ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बट यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव, RAHULLIV
वेबसाइट पे हो या ऐप पे हो, जब भी आप चेकआउट करें इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो प्राइस इससे ये बन जाएगा एंड यू कैन अवेल इट। डू अवेल इट एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द आप कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा स्टेट पीसीएस सारथी चैनल बना है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टेट पीसीएस से जुड़ी हुई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी, राइट। सो डू दीज थिंग्स फॉर श्योर। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस केस को एडजुडिकेट कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, ऑल्दो इसके अंदर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये स्लाइड मैंने डाली इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है इस पर्टिकुलर नंबर को अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले। आर्टिकल 324, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटी के दृष्टिकोण से जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो 50 से 100 के बीच कुछ आर्टिकल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। कई बार एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे आर्टिकल नंबर याद नहीं हो रहा है, या फिर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेजेस में होती है, बट जैसे जैसे आप पढ़ते हुए जाते हो, रिवाइज करते हुए जाते हो, देन थिंग्स बिकम वेरी इजी। और उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 324, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही आ जाए आर्टिकल 324 हिट हो जाना चाहिए आपके न्यूरॉन्स में। आर्टिकल 324 पावर देता है इलेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस। आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर दीज 3 वर्ड्स ऑल्सो, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मा है कि वो इलेक्शन को सुपरिंटेंडेंट करे, डायरेक्ट करे और बेसिकली कंट्रोल करे इलेक्शंस इन इंडिया। कौन से इलेक्शंस आपको ध्यान रखना है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस। ध्यान रखिएगा इसको, लोकल इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकल इलेक्शंस के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी हुई है, यानी कि म्युनिसिपैलिटी पंचायत के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनी हुई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जिम्मा यह भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करे, रिकॉग्नाइज करे, वोटर एजुकेशन करे। अगर समझ लीजिए मेरी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है तो आई कैन बिकम अ वोटर, तो वोटर रजिस्ट्रेशन कराए, वोटर अवेयरनेस करे, इलेक्शन के प्रति अवेयरनेस लाए लोगों में। ये सारी भी चीजें हैं, ये सारी भी फंक्शंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1990s के बाद अभी एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी है। पहले ध्यान रखिएगा 1990 से पहले सिंगल मेंबर हुआ करता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अभी फिलहाल देयर वुड बी 3 मेंबर्स, और ये 3 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स देम। 3 मेंबर्स में से एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप मुझे कमेंट करके बताइए हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा देयर वुड बी 2 ECs ऑल्सो, सो इट्स अ 3 मेंबर बॉडी। और मैंने आपको इनका जॉब बता दिया, बट मैं चाहता हूं कि आप ये आर्टिकल और बेसिक फंक्शंस ऑफ ECI ध्यान रखें। अब ECI इस पर्टिकुलर केस में किस चीज को इस्तेमाल करते हुए किस ऑर्डर को, किन रूल्स को फॉलो कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत डिसीजन लेगा इस पर्टिकुलर केस में। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन से लॉस रूल्स गवर्न करते हैं, देखिए बहुत सारे, राइट। इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है। इसके अलावा पावर्स ऑफ ECI है। अलग अलग जो राज्य के रूल्स बनते हैं राज्य के इलेक्शन के प्रति, वो भी पालन करने पड़ते हैं ECI को, आपको ध्यान रखना है। बट ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वॉचडॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये हमारा बैकग्राउंड था केस का। अब इसके अलावा सबसे पहला सवाल होगा हमारे लिए, क्या हुआ, व्हाट इज द न्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्जी गई, एकनाथ शिंदे के गट ने अर्जी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो धनुष बाण चिन्ह है वो हमें मिलना चाहिए। अब उसके ऊपर नॉट सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी और एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। ध्यान रखिए ये केवल इंटरिम ऑर्डर है, जहां पे इन्होंने कहा कि जो बो एंड एरो सिंबल है, धनुष बाण का जो सिंबल है, हम उसको अभी फिलहाल के लिए फ्रीज कर रहे हैं। यानी कि ना ये उद्धव ठाकरे के गुट का है, ना ये एकनाथ शिंदे के गुट का है, वो अभी फिलहाल फ्रीज है। और उन दोनों को अलग अलग चिन्ह दिए गए जो मैंने आपको बताया, राइट। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसी चीजें की हुई है, राइट। मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही ऐसी चीजें हुई है, राइट। ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही इस तरह की चीजें हुई है। कौन सी वाली चीज? ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी, राइट, रामविलास पासवान की डेथ के बाद वहां पे भी एक पावर टसल चली बिटवीन चिराग पासवान एंड पारस पासवान, उनके भाई हैं। तो जो चिन्ह था, उस चिन्ह के ऊपर दोनों ने भी क्लेम किया, उस समय पे भी यहाँ पे फ्रीज किया था। तो ऐसे पहले भी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि सर एलजेपी हो या फिर शिवसेना हो,
इन इन जब भी पार्टीज क्लेम करती है कि मुझे वो सिंबल चाहिए एटसेट्रा, तो इतना कंटेंशियस इशू क्यों बनता है? ये इतना कंटेंशियस इशू क्यों है? क्योंकि देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्टीज थी ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज थी, दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मा क्या है? वो क्या करती है? आपको पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर कराती है। अब समझ लीजिए, मुझे कल कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अर्जी दे दूंगा, मैं रजिस्टर हो जाऊंगा। लेकिन मैं रिकॉग्नाइज्ड कब बनूंगा? रिकॉग्नाइज बनूंगा मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि मैंने पार्टी बनाई, इलेक्शन मैंने लड़ा, इलेक्शन में मैंने अगर सीटें जीती, वोट मुझे आए, तो उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर मुझे रिकॉग्निशन मिलती है। अब आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन आर डिफरेंट, राइट? और आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन की पावर है, डी रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं है। ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म भी है जिसको बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डी रजिस्टर करने की पावर देना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर रिकॉग्निशन होती है। अब रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं, डी रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, यानी कि एक इलेक्शन में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है तो मैं रिकॉग्नाइज हो गया, दूसरे इलेक्शन में परफॉर्मेंस खराब है तो मुझे डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। अब ये रिकॉग्निशन किस हिसाब पे मिलती है? रिकॉग्निशन किस तरह की मिलती है? रिकॉग्निशन आपको मिलती है एज अ नेशनल पार्टी। एक तो आप राष्ट्रीय दल बन सकते हैं या फिर स्टेट पार्टी का आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। देखिए, स्टेट पार्टी अगर आपको रिकॉग्नाइज होना है, और शिवसेना एक स्टेट पार्टी है, क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है इन द ऑर्डर इटसेल्फ। क्या है रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया? आपको ध्यान रखना है, पिछले जनरल इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट्स कम से कम आपको मिलने चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके कम से कम 2 एमएलए होने चाहिए, एक क्राइटेरिया। इस पे तो सेटिस्फाई होता ही है। इसीलिए स्टेट पार्टी 2 एमएलए या फिर 6% वोट्स, या फिर आपको 6% वोट्स मिलने हैं इन द जनरल इलेक्शंस फॉर द लोकसभा। अब लोकसभा के लिए आपको कम से कम 1 एमपी को भेजना है, राइट? तो 2 एमएलए, 1 एमपी, 6% वोट्स, ये क्राइटेरिया स्टेट पार्टी का। या फिर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में कम से कम आपने 3% सीटें जीती हैं, 3% सीट्स और 3 सीट्स, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा है वो। या फिर इसके अलावा हर एक 25 एमपी सीट के लिए आपने 1 एमपी सीट जीती है, तो आप स्टेट पार्टी कहलाते हो। दिस इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया बताइएगा जरूर, ठीक है? तो यहां पे हम लोगों ने एस्टैब्लिश क्या किया कि शिवसेना एक स्टेट पार्टी है, क्योंकि ये क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हैं। इसीलिए इतना बड़ा कंटेंशियस इशू है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा उस शिवसेना का जो धनुष बाण लेकर जाएगा, क्योंकि उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है। और एक बार रिकॉग्निशन मिलती है, इसका मतलब रिकॉग्निशन के फायदे होते हैं। स्टेट पार्टी अगर बनी, आपको इलेक्टोरल रोल मिलेगा, फ्री 2 कॉपी इलेक्टोरल रोल की मिलेगी, आपको दूरदर्शन पे समय मिलेगा, आपको ऑल इंडिया रेडियो पे समय मिलेगा अपना प्रचार करने के लिए। इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, रिकॉग्निशन के फायदे मिलते हैं। तो इसीलिए इट इज हैवीली कंटेंशियस इशू, यानी कि जिस किसी गुट को भी शिवसेना का सक्सेसर माना जाएगा, बो एंड एरो मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएंगे, राइट इट? और जो दूसरी पार्टी होगी उन्हें अगले इलेक्शन में परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्टेट पार्टी बन सकते हैं। दैट इज द इशू बेसिकली। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। इसीलिए इट इज अ ह्यूज इशू। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन केसेस में कैसे डिसाइड करता है कि अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी में एक राइवल फैक्शन निकला है, एक स्प्लिंटर ग्रुप निकला है, और तो डिसीजन कैसे होता है? ऑर्डर 1968 का जो है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर, उसके अंदर जो रूल 15 है और पैरा 15 है, वहां पे क्लियरली बताया गया अगर स्प्लिंटर ग्रुप है या फिर अगर एक राइवल सेक्शन है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का, दिस इज द केस विद शिवसेना, वी नो दिस। तो क्या होता है यहां पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल टेक इनटू अकाउंट ऑल अवेलेबल फैक्ट्स, ऑल अवेलेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और उसके बाद दोनों तरफ की दलीलें सुनेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शन रिकॉग्नाइज पार्टी होगा या फिर कौन सी नई पार्टी होगी, या फिर क्या दोनों अलग अलग पार्टीज बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये डिसीजन लेंगे। अब बेसिकली यहां से आपको क्लैरिटी नहीं आ रही होगी तो सर कैसे करेंगे? बेसिकली ये जो फैक्ट्स है क्या है, ये सर्कमस्टांसेस है क्या है, तो इसके ऊपर अगर क्लैरिटी चाहिए तो पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, आर्टिकल 325 के अंडर, 324 के अंडर पावर है, पार्डन मी। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है, उसके तहत भी उनके पास पावर है कि वो रिकॉग्नाइज करे, स्प्लिंटर ग्रुप है उसको रिकॉग्नाइज करे। कैसे करते हैं? देखिए, एक ट्रांसपेरेंट रूल फॉलो करते हैं, द रूल ऑफ मेजॉरिटी। यहां पे भी रूल ऑफ मेजॉरिटी फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी देखेगा कि दोनों गुट है, अब उद्धव ठाकरे का गुट है, एकनाथ शिंदे का गुट है, दोनों गुटों में
किसकी मेजॉरिटी है। अब ध्यान रखना है, मेजॉरिटी नॉट जस्ट ऑफ एमपीस एंड एमएलएस, मेजॉरिटी बेसिकली ऑफ द पार्टीज लेजिस्लेटिव एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल विंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो एमपीस एमएलएस, उनके साथ ही साथ कॉर्पोरेटर्स, काउंसिलर्स, तो किस तरह यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का भी डिवीजन हुआ है ये भी देखेंगे। तो केवल नंबर्स के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर नंबर्स की हम लोग बात कर लें तो क्लियरली एकनाथ शिंदे गुट के पास ज्यादा नंबर्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 39-40 के आसपास एमएलएस होंगे और 18 एमपीस में से 12 एमपीस ये कहा जा रहा है कि उनके साथ हैं। तो प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ एमपीस एमएलएस दी सक्सेशन वुड गो टू एकनाथ शिंदे ग्रुप। बट यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज राइट नाउ लुकिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स आल्सो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोस्टली रिलाई करता है जो स्प्लिट होने से पहले जो अर्जी दी गई थी या फिर एप्लीकेशन दिया गया था, जहां पे अलग अलग ऑफिस बेरर्स थे, कॉर्पोरेटर्स, काउंसिलर, जो भी है उनकी जो लिस्ट होती है उसको देखकर, उसको स्टडी करके इवेंचुअली वर्डिक्ट दिया था। लेकिन अभी फिलहाल एक इंटरिम ऑर्डर आया है, राइट। अब इस पर्टिकुलर रूल से अगर हम लोग देखें, मैंने बताया आपको प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक इन फ्यूचर परहैप्स एकनाथ शिंदे के गुट को शायद धनुष बाण मिल सकता है, वो मिल सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करे, क्लियर, जब भी होगा हम लोग चर्चा जरूर करें। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या पहले भी सर ऐसा हो चुका है, पहले ऐसे ऑर्डर्स किस तरह से आए हैं? क्या जो शिवसेना का केस चल रहा है उसका कोई हमें एनालॉजी मिल सकता है कि पहले कुछ इस तरह की चीज हुई है? बिल्कुल, देखिए पहले इनफैक्ट जो रूल्स आए 1968 में, उससे पहले ही एक केस आया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। 1964 में ही सीपीआई ने एक अर्जी दे दी थी कि सीपीआई से ब्रेक अवे होकर सीपीआई मार्क्सिस्ट बना था। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर केस में देखा कि ऑफिस बेरर्स कैसे हैं, एमपीस एमएलएस कौन कौन है, उसके बाद इवेंचुअली रिकॉग्निशन दे दी थी सीपीआईएम को, यानी कि स्प्लिंटर ग्रुप को रिकॉग्निशन दे दी थी, राइट। सो ये 1968 से पहले हुआ था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया हुआ है, और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो फिर से यूनाइट हो चुके हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल यहाँ देख सकता हूँ, जैसे कि जनता पार्टी के बीच बहुत सारे स्प्लिट्स हुए थे। हाल ही में मैंने आपको बताया लोक जनशक्ति पार्टी का, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी वहां पे कंटेंशन हुआ था, उनका सिंबल था बंगलो। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले समाजवादी पार्टी में भी एक फूट पड़ी थी, ब्रेक हुई थी। आपको पता है अखिलेश यादव का एक गुट हुआ था और उनके चाचा का एक गुट हुआ था, और उनके चाचा का समर्थन किया था लेट मुलायम सिंह यादव ने, यू नो दैट, राइट, साइकिल के सिंबल के लिए। इसके अलावा एआईएडीएमके में भी पहले स्प्लिट हो चुके हैं, और सबसे प्रोमिनेंट केस में कहूंगा वो तो कांग्रेस का। अब ये मैंने स्लाइड यहां पे क्यों डाली, क्योंकि जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको ये समझना है, जो स्पेशली मिलेनियल्स है उन्हें लगता है कि कांग्रेस का चिन्ह जो है पंजा, वो पहले से ही, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह सबसे पहले था ये दो बैल, राइट, दो बैल बेसिकली हल चलाते हुए दो बैल है ये। इसके अलावा जब ब्रेकअप हुआ, आप जानते हैं कि 1960s के एंड में कांग्रेस में भी एक ब्रेकअप हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था उस समय पे, वीवी गिरी वर्सेस नीलम संजीव रेड्डी का, राइट। तो कांग्रेस ओ बनी और कांग्रेस आर बना, फिर उसके बाद कांग्रेस जे भी बना। इंदिरा गांधी ने अपना खुद का एक ब्रेकअवे फैक्शन बनाया, और इंदिरा गांधी की कांग्रेस का सिंबल ये था। और उसके बाद इवेंचुअली 1977 से ये जो पंजा है या फिर हाथ है कांग्रेस का, ये तब से वो चुनाव चिन्ह है। तो इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन ली थी। इसके अलावा ऑल्दो मैं कहूंगा स्प्लिट के बारे में तो नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बीजेपी का सिंबल, चुनाव चिन्ह भी धीरे धीरे बदलता हुआ आ रहा है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सक्सेसर, पार्डन मी, प्रेडेसेसर जो पार्टी है वो थी भारतीय जनसंघ, और उनका सिंबल था जलता हुआ दीपक। इन्होंने खुद को मर्ज किया जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनसंघ मर्ज विद जनता पार्टी 1977, और इनका सिंबल था ये। इवेंचुअली 1980 में ये जो एक कमल का सिंबल मिला बीजेपी को, अभी भी वही है। ये भी एक फायदा है, अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनते हैं तो आपका चुनाव चिन्ह आपका ही रहेगा, किसी और को वो नहीं दिया जाता। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स, राइट। तो बहुत बार ऐसी चीज हो चुकी है। अगर मैं क्लासिक एग्जाम्पल लूं, क्लासिक एग्जाम्पल तो मैंने आपको सीपीआईएम का दिया कि स्प्लिंटर ग्रुप जो बना था उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया गया 1964 में। इसके अलावा एक और क्लासिक केस स्टडी हुई थी जो हम लोग शिवसेना के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो है एआईएडीएमके की फ्रॉम 1987। अब एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आप जानते हैं इस पार्टी के जो हेड थे वो थे एमजी रामचंद्रन, राइट। अब जब इनकी डेथ हुई
तो एआईएडीएमके में भी एक फूट पड़ी, एक स्प्लिट हुई। अब क्लासिक केस ऑफ शिवसेना ऐसे आप कह सकते हैं। तो एक तरफ थी उनकी वाइफ जानकी, जिन्होंने कुछ एमएलए एमपीज को अपने साथ अपने समर्थन पे लिया, उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी होगी। और दूसरी तरफ एमजीआर की पॉलिटिकल प्रोटेजे जो थी जे जयललिता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने अपने साथ मेजॉरिटी लोगों को लिया। अब ये क्लासिक केस हुआ, समझ लीजिए कि दिस इज उद्धव ठाकरे एंड दिस इज एकनाथ शिंदे। सो एकनाथ शिंदे के बाद जिस तरह की मेजॉरिटी है उस तरह की मेजॉरिटी जयललिता के पास भी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन आने से पहले ही दोनों गुट मर्ज हो गए, राइट। बट वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट विद शिवसेना एटलीस्ट अभी फिलहाल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स प्राइमा फेसी ऑन द रूल ऑफ मेजॉरिटी, और इस केस का वर्डिक्ट जब भी आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैंने आपको बताया कि पलड़ा अभी फिलहाल भारी है एकनाथ शिंदे ग्रुप का। जब भी वो होगा विल डिस्कस दैट अगेन। आई होप कि आपको क्लैरिटी आ चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्यों फ्रीज हुआ, कि पहले भी फ्रीज हुआ, किस तरह से प्रोसेस फॉलो किया जाता है, किन रूल्स के अंडर फॉलो किया जाता है अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। क्लियर? अगर इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज स्टे सेफ, स्टिक टू द शेड्यूल, ऑलवेज फॉलो योर प्रिपरेशन शेड्यूल। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।